हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। यानी कि जैसे आपके यहाँ पर कैग है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, इन सब के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। शायद इसमें से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स थे वो सब ऐड कर दिए हैं। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2 क्लासेस और रहेंगी, उसके बाद आपकी ये पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जैसे हम पढ़ेंगे कैग के बारे में, कैग के बाद हम जानेंगे यहाँ पर यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बाद हम जानेंगे यहाँ फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इसके बाद आरटीआई, नीति आयोग, इन सब के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और शायद इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी रह सकते हैं। 1 लीनियर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। शायद सोशल साइंस की एक क्लास आपको शाम को भी देखने को मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि सोशल साइंस का जो टॉपिक है ना वो हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये पॉलिटी का। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। इसके बाद एक क्लास आर्टिकल से रिलेटेड रहेगी, वो शायद आपको कल देखने को मिल जाएगी और कल आपकी पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करा दूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन लेते रहते हो कि आप जल्दी कराइए, ये कराइए, ये भी करा दो, वो भी करा दो, तो मतलब ऐसे मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है। मतलब मुझे पता है कि आपको सिलेबस कराना है और टाइम पे आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब पॉलिटी जो है आपकी 15 क्लासेस में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद 10 to 15 क्लासेस ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की रहने वाली है। उसके बाद आपकी 10 के आसपास क्लासेस लगा लीजिए। उसमें मैं आपको ज्योग्राफी, जो आपका जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर है, और या फिर इंडिया की जैसे बाउंड्रीज वगैरह किससे लगती है, ये सारा का सारा टॉपिक करा दूंगी। उसके साथ जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं आपको करा दूंगी। तो इसमें ज़्यादा आपको हेडेक लेने की नीड नहीं है, आसानी से कवर हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम से पहले ये आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। ये चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी है, DSSB है, HSSC है, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, SSC का कोई एग्ज़ाम लगा लो, EMRS लगा लो, चाहे आप CTET भी दे रहे हैं, उसमें भी ये पूछा जाता है। तो सभी के लिए ज़रूरी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कैग के बारे में। अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट डिटेल से जानना है तो उसकी भी एक वीडियो बना रखी है मैंने, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में है, पॉलिटी के नाम से, ठीक है। वहाँ पर आपको 5-7 क्लास देखने को मिलेंगी। वहाँ मैंने कैग के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया हुआ है। बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो कैग क्या है यहाँ पर? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका जो आर्टिकल है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका जो आर्टिकल है वो 148 है, यानी कि 148 आर्टिकल इज रिलेटेड टू कैग, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है आपका कैग, ठीक है। तो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है। तो आपसे पूछा जाए क्या काम करता है, तो ये ऑडिटिंग वगैरह का काम करता है पूरे देश के लिए। तो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है। इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो जैसे जो कैग है ये आपकी एकदम संवैधानिक, यानी कि इसका जो जिक्र है ना वो आपके संविधान में किया गया है। तो इस प्रकार ये संवैधानिक संस्था है। जिसका भी आर्टिकल आपको देखने को मिले वो कैसे हो जाती है हमारे पास में? संवैधानिक हो जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है आपके यहाँ पर जितनी भी नियुक्ति होती है वो सभी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर की जाती है और ये नियुक्ति करने का काम जो है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो आपके कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे। इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल जो है जब मतलब 6 ईयर तक का इनका कार्यकाल रहता है, 5 साल नहीं है, 6 साल है। इसके साथ साथ या फिर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, मान लो ये 65 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो 62 की एज में बने हैं तो चाहे इन्होंने कितना भी टाइम पीरियड कवर किया हो, 65 के बाद में इन्हें क्या देना पड़ेगा? वहाँ से मतलब इस्तीफा देना पड़ेगा। उनका जो एज प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। या तो 6 साल होना चाहिए या फिर 65 वर्ष होना चाहिए। अब
मान लीजिए कैग जो है वो अपना मतलब त्याग पत्र देना चाहते हैं, इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो किससे अपना त्याग पत्र देंगे? अपने प्रेसिडेंट को। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होंगे यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उन्हें क्या देंगे? ये अपना इस्तीफा दे देंगे। एट प्रेजेंट जो आपके कैग हैं उनका नाम जो आपके कैग हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। मैंने कल ही आपको अपॉइंटमेंट की क्लास कराई थी, उसमें मैंने आपको सारी नई अपॉइंटमेंट बताई हैं। उसमें मैंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में भी बताया था। वो इंटरनेशनल लेवल पर भी मतलब कुछ नियुक्त किए गए हैं, तो मैंने कल की क्लास में उनके बारे में आपको बताया था। और ये कैग भी नियुक्त हुए हैं, तो ये मतलब इन्हें हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। अब ये हटाए कब जा सकते हैं? जब यानी कि इन पर कदाचार के आधार पर, यानी कि इनका आचरण अच्छा नहीं है या ये मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा से साथ साथ इसके साथ साथ राज्यसभा से, इन दोनों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके माध्यम से इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इनको हटाने के लिए दोनों सदन के जो दोनों मतलब सदन के जो दोनों सदन होते हैं, जैसे आपका राज्यसभा है, लोकसभा है, उनके द्वारा क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव के माध्यम से इनको हटाया जाएगा। इसके बाद 1976 से पहले 1976 से पहले जो कैग है उनका कार्य क्या था कि वो क्या काम करते थे? जैसे सेंटर और इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनके लिए दोनों काम क्या करते थे, यानी कि सेंटर के लिए ये अकाउंटिंग भी करते थे और ऑडिटिंग का काम भी करते थे, और ऐसा ही राज्यों के साथ में था। लेकिन 1976 के बाद में ऐसा लगा कि हमें इनका क्या कार्यभार जो है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए, तो इन्होंने अकाउंटिंग को अलग कर दिया। तो 1976 के बाद में जो कैग है वो सेंटर के लिए अकाउंटिंग नहीं करता है। इसके बाद एट प्रेजेंट जो कैग है वो क्या करेंगे? केंद्रीय संस्थाओं के लिए क्या करेंगे? ऑडिटिंग करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सेंटर लेवल है, सेंटर के लिए क्या करते हैं? ये अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्या काम करेंगे? ऑडिट का काम करते हैं। ठीक है, ऑडिट के साथ साथ राज्य स्तर पर यानी कि सभी राज्यों के लिए वित्तीय मामलों का अकाउंटिंग करते हैं और साथ साथ उनकी ऑडिटिंग भी करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? आपके कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। इसके बाद जो कैग है वो आर्टिकल 151 के अनुसार अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? सेंटर के मतलब राष्ट्रपति को और राज्य के राज्यपाल को देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेंटर की रिपोर्ट किसके पास में जाती है? राष्ट्रपति के पास में, और राज्य की रिपोर्ट किसके पास जाएगी? राज्यपाल के पास में जाएगी। तो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग सी बात है, इसको आप समझ भी गए होंगे। तो ये आपका रिलेटेड था, कैग से रिलेटेड पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 148 आर्टिकल किससे रिलेटेड? आपके कैग से रिलेटेड है। एट प्रेजेंट आपसे कैग पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते हैं तो मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 1 लीनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब शायद आपको एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर साल जो है ना एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है। हर साल एग्ज़ाम का लेवल कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, हर साल कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि शायद एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, बट इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होने वाला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट यूपीएससी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के आर्टिकल याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी जो है इसका पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि जो आपका सेंटर होता है उसके लिए क्या बनाया जाएगा? एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, और राज्यों के लिए क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये जरूरी हो जाता है, संघ के लिए क्या बनाया जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। आयोग में क्या होते हैं? आयोग में एक अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष के साथ साथ क्या होंगे? उसमें 9 सदस्य हो सकते हैं, या फिर 9 के साथ साथ उसमें 11 सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। तो ये याद रख लेना, आयोग में क्या होगा? एक अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष के साथ साथ इसमें 9 या फिर 11 सदस्य हो सकते हैं। 9 सदस्य भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ 11 सदस्य भी हो सकते हैं। इसके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको याद कराया था शायद कल या परसों की क्लास में, जब मैंने न्यू अपॉइंटमेंट बताई थी तब मैंने आपको कहा था कि यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वो मनोज सोनी बने हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जिसके पास मतलब जो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा उसके पास में क्या होगा? सोना होगा। तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। इनका भी कार्यकाल कितना होगा? 6 साल होता है।
या फिर 65 वर्ष की आयु जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये अपनी इस पद पर बने रहेंगे। अगर ये 65 वर्ष से ज़्यादा की आयु पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये अपने आप हट जाएंगे। इसके बाद 3 प्रकार की यहाँ सेवाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है और राज्य सेवा है। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सर्वोच्च सेवाएं आती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। इसके लिए आर्टिकल 312 की बात कही गई है। इसमें जैसे आपका IAS होता है, IPS होता है और इसके बाद IFS होता है। ये फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है। पहले केवल 2 ही प्रकार की सर्विसेज शामिल थी जिसमें IAS और IPS होता था, लेकिन अब आपके यहाँ पर तीसरी सेवा भी शामिल है जिसमें क्या नाम है, IFS का नाम ऐड है। और ये कब ऐड की गई है, 1966 में ऐड की गई है। हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तब इसमें IFS ऐड किया गया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर सेवाएं ही 3 तरीके की मैंने आपको बताई दी हैं। इसके बाद यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे UPSC के बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल इसके 2 आर्टिकल है, 315 और 312। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात है और 315 में कहा गया कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। आयोग में एक अध्यक्ष होंगे जो एट प्रेजेंट मनोज सोनी है और इसके साथ साथ 9 या फिर 11 सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति की। तो नियुक्ति में राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। इनकी जो मतलब इनका कार्यकाल 6 साल का या फिर 65 वर्ष का हो सकता है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं वित्त आयोग की, जो आपकी जरूरी है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये भी मैंने करा रखा, पूरा कंप्लीट डिटेल से कराया हुआ है। अगर किसी का मन करे तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, अदरवाइज आपके लिए यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया था क्योंकि वो हमारे मतलब जो भी एग्जाम था उसमें गिवन था कि ये वाला जो टॉपिक है वो आएगा ही आएगा, तब मैंने उसको अलग से करा दिया था, ठीक है। यहाँ पर बस मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किए हैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर लिखा है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। इसका भी ये भी कैसी संस्था, आपकी संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र किसमें किया गया, आर्टिकल 280 में किया गया है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है जैसे कैग के बारे में पढ़ा तो उनका आर्टिकल 148 था। यूपीएससी के बारे में पढ़ा तो वो किससे रिलेटेड है, 315 एंड 312 से। अब हम पढ़ रहे हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, तो इनका आर्टिकल क्या है, 280 है। तो ये कैसा है, संवैधानिक संस्था है। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो है ना राज्यों के बीच में और सेंटर के बीच में पैसे का बंटवारा करता है, ठीक। तो इसके ये मतलब पैसे से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ साथ इसमें 4 सदस्य भी शामिल होते हैं। अध्यक्ष के साथ साथ क्या होंगे, इसमें 4 सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, जो पब्लिक अफेयर्स का क्या होगा, ज्ञाता होगा। तो अध्यक्ष क्या होता है, पब्लिक अफेयर का ज्ञाता होता है, जिससे यानी कि सार्वजनिक ज्ञान हो, सामाजिक नॉलेज हो जिसको। इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है, 5 साल के लिए की जाती है। कार्य क्या होता है इसका, पैसों का बंटवारा होता है। तो इसका काम क्या होगा, पैसों का बंटवारा होता है। इसके साथ साथ नियुक्ति इनकी 5 साल की, यहाँ 6 साल की बात नहीं है, वित्त आयोग में सिर्फ 5 साल की बात है। इसके साथ साथ जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ जैसे अकाउंटिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए या न्यायाधीश के समान उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये इन 4 सदस्यों की क्या है, क्वालिफिकेशंस होती हैं। और अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होगी, पब्लिक अफेयर्स का क्या होना चाहिए, वो ज्ञाता होना चाहिए। कार्य इसका क्या है, ये पैसे का बंटवारा करेगा। किस किस के बीच में पैसे का बंटवारा करता है, ये सेंटर के बीच में और साथ साथ स्टेट के बीच में पैसे के बंटवारे का काम आपके यहाँ पर फाइनेंस कमीशन करता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो 1951 में कौन बने थे, केसी नियोगी जो है वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष आपके NK सिन्हा है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जरूरी, ठीक है। तो कहीं कहीं पर इनका नाम NK सिन्हा लिखा और कहीं कहीं पर इनका नाम जो वो NK सिंह लिखा है, तो ये दोनों ही इनके नाम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इलेक्शन कमीशन की तरफ। ये भी आपका जरूरी रहने वाला है। इससे जो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी उसमें पंचायती राज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें सिर्फ मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं।
इसमें है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है इसका आर्टिकल क्या है, 324 है। तो इसका आर्टिकल, सबसे पहली बात तो इसका आर्टिकल जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो निर्वाचन आयोग जो है इसका आर्टिकल 324, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा तथा विधानसभा के लिए स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया है, एक इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पंचायतों के इलेक्शन नहीं कराता, उसके लिए राज्य स्तर पर व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो आर्टिकल 324 में किया गया है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा हेतु स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था के लिए इलेक्शन कमीशन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे जो इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो उनकी और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो 1+2 यानी कि टोटल 3 मेंबर्स की ये क्या होती है, कमेटी होती है, मतलब एक तरीके का आयोग होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इसके जो वेतन हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कार्यकाल की हम अगर बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल भी 6 या 65 वर्ष है। और फाइनेंस कमीशन का 5 साल था, बाकी सबका हमने 6 साल पढ़ा है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए इनका जो हेड है उन्हें हटाना होगा तो हटाने के लिए बहुमत से हटाया जाएगा, और वो भी दोनों सदनों के। तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। पहले चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो सुकुमार सेन क्या है, पहले चुनाव आयुक्त है। इसके बाद 15 मई 2022 को 25वें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं, राजीव कुमार बने हैं। तो ये आपका था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नीति आयोग पर। नीति आयोग भी आपका बहुत जरूरी रहने वाला है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नीति आयोग जो है, नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, लेकिन आज ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये प्लानिंग कमीशन 1951 से 52 के आसपास में हमारे देश में लाया गया था। जयप्रकाश नारायण जब रशिया एक बार घूमने गए थे तो वहाँ के मॉडल से प्रभावित होकर हमारे देश में योजना आयोग लेकर आए थे, जो हर साल क्या करता था, प्लानिंग किया करता था। हर 5 साल की प्लानिंग होती थी। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो इसमें योजना आयोग का जो नाम है ये बदल दिया गया और इसमें कुछ बातें चेंज कर दी गई। जो आपका योजना आयोग है इसमें केवल ना जो आपके सरकारी सेक्टर्स थे उनको शामिल किया गया था, लेकिन नीति आयोग में प्राइवेटाइजेशंस, इन सारी चीजों को ऐड कर दिया गया। आज जो योजना आयोग है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके गठन की क्या की गई, घोषणा की गई। इसे हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं, ये सोचने का काम करता है, तो इसे हमने क्या नाम दिया है, थिंक टैंक का नाम दिया है। 1 जनवरी 2015 को क्या की गई है, इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम क्या है, थिंक टैंक है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो इसके अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मतलब इसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं हमेशा ही, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका क्या बनेगा, पदेन अध्यक्ष बनेगा। चाहे आपके एट प्रेजेंट जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, या आने वाले समय में जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो क्या होंगे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके बाद में है प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर ली जाती है, तो इनके जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। लेकिन अगर आपसे एट प्रेजेंट पूछा जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इस पर डबल स्टार लगा लो, जरूरी है ये। तो इनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। तो आज एट प्रेजेंट इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है, डॉक्टर सुमन के बेरी है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, नीति आयोग में शामिल कौन कौन होता है, तो इसमें राज्य के सीएम शामिल होंगे, निजी क्षेत्रों के इसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं, मतलब इनकी इसमें अहम भूमिका रहती है। इसके बाद यहाँ पर 4 केंद्रीय, मतलब यहाँ पर कैबिनेट रैंक के 4 पदेन केंद्रीय मंत्री होंगे, यानी कि कोई मतलब ऐसा कोई भी केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने हर साल वही मंत्री इसमें शामिल करने हैं। सीईओ की बात की जाए तो एट प्रेजेंट इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इनका नाम क्या है, BVR सुब्रमण्यम एट प्रेजेंट इसके सीईओ हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है, थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो प्राइम मिनिस्टर है। अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, एट प्रेजेंट डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। राज्यों के सीएम, शासक, निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी इसमें भूमिका
रहती है, 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। CEO की बात की जाए तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो नीति आयोग जो है ना, ये बाद में लाया गया, ये आपके संवैधानिक नहीं है, मतलब इसका हमने गठन किया है, संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो ये गैर संवैधानिक हो जाता है क्योंकि हमने इसको बनाया है एक तरीके से, इसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, तो इस प्रकार से ये संवैधानिक निकाय हम इसे नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सूचना का अधिकार। मुझे लगा इसको भी ऐड कर देती हूँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, शायद आपसे इसकी डेट पूछ ली जाए कि कौन सी तारीख को आपका जो सूचना का अधिकार है वो लागू किया गया था, तो इसीलिए ना सूचना का अधिकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार की। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तब मैंने आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है कि हम जो हमारे मन में आए हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमारे पास में क्या अधिकार है, सूचना का अधिकार है। आज आप क्या लगाते हैं, RTI लगाकर किसी भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 19(1) में हमें बोलने की आजादी तो थी ही, इसके साथ साथ सूचना का अधिकार 2005 को, मतलब इसको लागू कैसे किया गया, तो 2005 में लोकसभा के द्वारा 11 मई 2005, लोकसभा में कब पारित हुआ है ये, 11 मई 2005 को, राज्यसभा में 12 मई 2005, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब कर दिए, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई, तथा इसको लागू कब कर दिया गया, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में ये लागू हो जाता है। तो 12 अक्टूबर 2005 को क्या होता है, RTI लागू हो जाता है और पूरे देश में लागू होता है। इसके साथ साथ 12 अक्टूबर को हम किसके रूप में मनाते हैं, सूचना इन्फॉर्मेशन डे, यानी कि सूचना दिवस के रूप में हम 12 अक्टूबर मनाते हैं, ठीक है। और 12 अक्टूबर को ही हमारे यहाँ पर क्या लागू कर दिया गया, RTI लागू की गई है। आपसे पूछा जा सकता है, इसका ईयर पूछा जा सकता है, इसकी डेट पूछी जा सकती है कि RTI कब लागू किया गया, तो आपको क्या टिक करना होगा, 12 अक्टूबर 2005 को क्या लागू कर दिया गया, RTI आएगा, सॉरी मैंने RT लिख दिया, RT का मतलब तो राइट टू एजुकेशन हो जाता है, बट इसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे फिर मैंने गलत लिख दिया, RTI, तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कैग के बारे में। कैग का आर्टिकल मैंने आपको बताया 148। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूपीएससी में मैंने आपको बताया आर्टिकल 315 एंड आर्टिकल 312। इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 था। इसके साथ साथ नीति आयोग का कोई आर्टिकल नहीं है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 था। तो ये आर्टिकल जो है ना, ये जरूरी है, एक क्लास में आपकी आर्टिकल की भी लेने वाली हूँ। वैसे तो मैंने मोस्ट ऑफ आर्टिकल आपको करा दिए, उसमें कुछ नए आर्टिकल देखने को मिलेंगे और वो क्लास रहेगी ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसमें हम आर्टिकल्स के बारे में जान लेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पंचायत के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे इसको लागू किया गया, 73rd अमेंडमेंट क्या है, कितने टॉपिक्स है, नगर पालिका नगर परिषद क्या है, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्लास वो नहीं रहेगी आपकी, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगी, तो उसको देख लेना, हेल्पफुल रहने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।